अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपना स्टार्ट करना जा रहे हैं फर्स्ट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो रिस्पायरेटरी एम्ब्रियोलॉजी। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमारी एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे एनाटमी, देन फिजियोलॉजी और देन पैथोलॉजी। ठीक है, रिस्पायरेटरी एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें हम सिंपली ये करेंगे, ये पढ़ेंगे कि जो हमारा लंग्स है, ठीक है, जो लंग्स इनकी फॉर्मेशन होती कैसे। ठीक है, जो फुली फंक्शनल लंग्स हमारे अंदर मौजूद हैं, इसकी फॉर्मेशन हो किस तरह रही है बच्चे में। ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, किस तरह एक टीनी बर्ड फुली फंक्शनल एल्वियोलाई में कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। सो जो हमारा लंग्स है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो टोटल 5 स्टेजेस में होती है। ठीक है, 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, जिनमें हमारी ये लंग्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहली है एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेकंड है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, थर्ड हमारे कैनेलिकुलर स्टेज, देन है सेकुलर स्टेज और देन है एल्वियोलर स्टेज। ठीक है, ई पी सी एस ए। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड्स हैं एवरी स्टेज के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेज से। ठीक है, और जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक स्टेज। नंबर 1 इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, कब हम बोलेंगे कि बच्चे में अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है। ठीक है, जो बच्चा होगा 4 to 7 वीक्स की। ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चे को 4 to 7 वीक्स हो जाएंगे प्रेग्नेंट वूमेन में। ठीक है, ठीक है, आफ्टर द प्रेगनेंसी 4 to 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, इससे हमें पता चला कि जब बच्चा 4 वीक्स का होता है, 4 वीक्स, ठीक है, 4 वीक्स के ऊपर इसकी प्रोडक्शन मींस हमारी जो लंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लंग फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमारी 4th वीक के ऊपर। ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम बोलते हैं द बर्थ, द स्टेज वेयर द इज बर्थ ऑफ एयरवेज, द बर्थ ऑफ द एयरवेज। मींस इसकी मतलब ये है कि हमारी जो लंग्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है वो किधर से स्टार्ट हो रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ठीक है, 4th वीक में। पहले होता क्या है इस स्टेज में, हमारी बॉडी में, हमारी मरीज पेशेंट में, बेबी में रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किधर से होती है, 4 गट से। ठीक है, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे इन एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, हम सिंपल सिंपल पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, इधर एक टीनी सा स्ट्रक्चर बनेगा इधर। ठीक है, इस टीनी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लंग बड, लंग बड। ठीक है, और जो लंग बड है इसकी देन कन्वर्जन होगी किसके अंदर, फर्स्ट इसकी कन्वर्जन होगी ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया, देन उसके बाद फॉर्मेशन होगी स्टेप बाय स्टेप, आपको पता चल गया होगा, ब्रोंकियल बड। ठीक है, और ये ब्रोंकियल बड किस में कन्वर्ट होगा, हमारा ब्रोंकाई में, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे बनेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन हमारे बनेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, देन हमारे बनेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, और इधर तक जो फॉर्मेशन हो रही है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही है। ठीक है, अब तस्वीर के थ्रू आपको समझाता हूँ दोबारा से। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि ये हमारा रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, इधर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं लंग बड, लंग बड आपने याद रखना लाजमी। ठीक है, जो बाकी स्ट्रक्चर जो हमारी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है सारी चीज़ों की, ये लंग बड से स्टार्ट होती है। ठीक है, लंग बड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो आगे तो ईजी है, हर बंदे को पता है। पहले हमारे ऊपर क्या होता है, मौत के नीचे क्या होता है, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनेंगे, ये वाले प्राइमरी ब्रोंकाई, ये बनेंगे किससे, ये आपने याद रखना है, जो ब्रोंकियल बड से बनेगा। ठीक है, ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया फॉर्मेशन हुई है ना, ये देखिए ये भी ट्रैकिया बने हैं इसके ऊपर।
ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर भी जिस तरह डायवर्टिकुलम के ऊपर छोटा सा बड बना है, ट्रैकिया के ऊपर भी बड्स बनेगा, ठीक है, जिससे हमारे क्या निकलेंगे, हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो हम किधर पहुँचे थे, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ट्रैकिया बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ठीक है, वो बन गए, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई से किसी की फॉर्मेशन हुई, ये जो हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या बना, हमारा टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई तक जो फॉर्मेशन होगी वो हमारी होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, ठीक है। अब इधर जो की कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपने चीज़ याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर इस स्टेज पे अगर कोई चीज़ रंग जाती है, गोज रंग मीन्स अगर इस जो प्रोसेस हमने स्टडी किया लंग बर्ड से हमारा क्या बन रहा है, लंग बर्ड से हमारा बनेगा ट्रैकिया, देन ब्रोंकियल बर्ड, देन ब्रोंकाई, ठीक है, उससे फिर सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई निकल रहे थे, ठीक है। अगर इस प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो हमें कौन कौन सी बच्चे में बीमारियाँ हो सकती हैं, उन बीमारियों का नाम आपने याद रखना है। फर्स्ट हमारी बीमारी जिसे बोलते हैं ट्रैकियो एजोफेजियल, ट्रैकियो एजोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो फॉर्मेशन हमारी हो रही है ट्रैकिया की, ट्रैकिया और एजोफेगस, इस तरह तस्वीर के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रैकिया की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में एजोफेगस की फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ट्रैकिया और एजोफेगस, इनकी फॉर्मेशन सेम टाइम पे होती है, ठीक है। सो अगर कोई एरर आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई एरर, मतलब कि जो हमारे प्रोसेस में अगर इसमें कोई एरर आ जाएगा तो हमारे इधर अबनॉर्मल ओपनिंग्स बन जाएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे फिस्टुला। इन फिस्टुला के क्या नाम है, ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, एजोफेजिया, ट्रैकिया और एजोफेजिया के दरमियान फिस्टुला मीन्स अब नॉर्मल ओपनिंग्स बन जाएगी, ठीक है। जब ये बेबी आपके पास आएगा इसके अंदर फिस्टुला मौजूद होंगे, ठीक है। सो हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी किसके अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जो है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। इस सारे को हम रेज करते हैं, उम्मीद को समझ आ गई होगी। इसमें आपने याद रखना जो हमारी एयरवेज उसकी बर्थ होगी, ठीक है। लंग बर्ड से बनेगा सिर्फ ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकियल बर्ड बनेगा जिससे ब्रोंकाई बनेगा, ठीक है। और आपने याद रखना है कि टर्शरी ब्रोंकाई तक, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई अप टू टर्शरी ब्रोंकाई हमारी जो फॉर्मेशन हो रही है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हो रही है, ठीक है। ये हमें बस याद रखनी है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है उसका नाम है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है। हमारी है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है। नंबर 2 इज सूडो सेकंड है सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। इसकी ड्यूरेशन है ये आपने याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले थी हमारी 4 to 7 वीक्स, ये हमारी 5 to 7 वीक्स, 5 to 7 वीक्स ऑन द बुक, ठीक है। अब सूडो ग्लैंडुलर स्टेज में इसे हम फैक्ट्री स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका तो नाम क्या है, फैक्ट्री स्टेज। आपकी आसानी के लिए इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री स्टेज, ठीक है। इसमें होता क्या है, सिंपल ब्रांचिंग होगी, ठीक है। जो हमारी चीज़ें बन चुकी हैं ऑलरेडी, हमारी टर्शरी ब्रोंकाई तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। इसमें सिंपल क्या होगा कि टर्शरी ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचिंग होगी, ठीक है। अब फर्दर ब्रांचिंग होगी क्या, ये हम स्टडी करते हैं। ये तो पता चलेगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होगा, 4 to 7 वीक्स होगी, ठीक है। जो होगी हमारी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है, ये होगा 5 to लेकर 17 वीक्स तक, 5 to 17 वीक्स, 5 to 17 वीक्स तक हमारी होगी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है। इसमें होता ये क्या है कि पेशेंट अगर बेबी आप लें, अगर बेबी, ठीक है, जिसकी उम्र है 5 to 17 वीक्स के दरमियान, ठीक है, 5 वीक ले लें, ठीक है। जब आप बेबी, ये वाला बेबी लेंगे, ठीक है, इसका लंग्स देखेंगे आप, ठीक है। इसका लंग किस तरह होगा, जैसे ग्लैंड्स नहीं होते, ग्लैंड्स
ठीक है, ग्लैंड्स की तरह उसकी शक्ल होगी, ठीक है, इस तरह शक्ल होगी, ग्लैंड्स की तरह होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सूडो ग्लैंडुलर। सूडो मीन फॉल्स, क्योंकि प्योर ग्लैंड टिश्यू तो नहीं है, ठीक है, इसकी जो शक्ल होगी लिटिल ग्लैंड्स की तरह होगी, ठीक है, लिटिल ग्लैंड्स की तरह, इस वजह से हम इसे ग्लैंडुलर स्टेज बोलते हैं, ठीक है, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है, क्योंकि इसकी शक्ल ग्लैंड्स की तरह होती है, ठीक है, इस स्टेज में लंग्स की, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी, ठीक है, और देन हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्या हुआ, हमारा लंग बड बना, ठीक है, लंग बड, उससे हमारी क्या फॉर्मेशन हुई, लंग बड से हमने क्या बनाया, हमारा बना ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया से हमने बनाया ब्रोंकियल बड, ठीक है, जिससे हमारा बना प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसे सिंपल ब्रोंकाई बोलते हैं। देन हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, ठीक है, देन हमारा बना टर्शरी ब्रोंकाई, ये किसमें बना, हमारी स्टेज 1 के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा था स्टेज 1, ठीक है। अब स्टेज 2 में हमारा क्या बना, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और ये बात आपको भी पता होगी कि अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये जो वाला हिस्सा है हमारा ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। और अदर नाम इसका क्या है, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। इसका मतलब ये है कि इसे कंडक्टिंग जोन या एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। वजह ये है कि इस पार्ट के इन सब के अंदर गैसीज एक्सचेंज नहीं होता, गैसीज एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर ये बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जिसका भी लंग्स हमारी स्टेज 2 के ऊपर है, ठीक है, 5 to 17 वीक्स के दरमियान का बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है, उसकी रिस्पायरेशन नहीं होगी, ठीक है। सो ये बच्चा सांस नहीं ले सकता किसी सूरत में, ठीक है। सो अगर ये बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, ऐसा पेशेंट सर्वाइव, ऐसा बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, वो ये है कि नो गैसियस एक्सचेंज, नो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसके आगे जाके आती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद फॉर्मेशन होती है, नो अलवेलाई, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होगी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज में, बस ये आपने बात याद रखनी, ठीक है। सो इफ़ बेबी बोर्न इन दिस पीरियड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रिस्पायरेशन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट दी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। सिंपल आपको पता होना चाहिए 5 to 17 वीक्स तक होती है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन किसकी होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। और अगर बेबी इस दौरान पैदा हो जाए तो उसमें गैसेज एक्सचेंज नहीं पॉसिबल, ठीक है, और ये बेबी मर जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी स्टेज 3 की तरफ। हमारी थर्ड स्टेज क्या है, हमारी थर्ड स्टेज है, उसका नाम है कैनेलिक्यूलर स्टेज। क्या नाम है इसका, कैनेलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इसकी है 16 to 25 वीक्स, ठीक है, 16 to 25 वीक्स। सो मैंने देखें इसको ग्रीन कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। टोटल 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, इनमें से दरमियान में स्टेज कौन सी है, 3 वाली, ठीक है। सो अगर कोई बंदा पूछे कि अगर कौन सी स्टेज है, कौन सी पहली स्टेज है कि जिसमें अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो सांस ले सकता है, वो आपने बोलना है कैनेलिकुलर स्टेज, ठीक है। इधर लिखें, दी फर्स्ट ब्रीथ बिकम्स पॉसिबल, ठीक है। अगर इस स्टेज में बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो वो सांस ले सकता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह सांस नहीं ले सकता, लेकिन वो बच्चा मरेगा नहीं अगर हम उसे इंटेंसिव केयर यूनिट जो न्यूनिटल की होती है उसमें ले जाएं, ठीक है। सो मीन्स कि इस ये वाला जो बेबी है इसमें रिस्पायरेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब जो हमारा कैनेलिकुलर स्टेज है इसमें फॉर्मेशन किस किस चीज़ की होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तो बना ली है, अब हम बनाएंगे हमारे रह क्या चीज़ की है,
नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है ट्रैकिया, ठीक है, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, देन हमारे होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये नॉर्मली बता रहा हूँ मजोर बंदे में, ठीक है। देन होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, देन होता है अल्विलर डक्ट, और देन होता है सैक, और देन होता है अल्विलाई, ठीक है। ये नॉर्मली प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारी जो चीज़ें बन चुकी हैं ये हम बना चुके हैं पहली 2 स्टेजेस में, ठीक है। पहली स्टेज में हमारी ये चीज़ें बनी थी, ठीक है। दूसरी स्टेज में हमने ये बनाया टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब थर्ड स्टेज में हमने क्या बनाना है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स और डक्ट्स, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है ये हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या बनता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन गए। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल से क्या चीज़ बनेगी हमारी, अब मैंने बनाएगा जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं उससे हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स की, ठीक है। रिस्पायरेटरी मींस रिस्पायरेशन, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हैं ये हमारे कंडक्टिंग जोन में नहीं आते, ये रिस्पायरेटरी जोन में आते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, ठीक है। और जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल आगे से क्या बनाएंगे हमारे अल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। सो और इधर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल बनेगा उसके बाद अल्वियोलर डक्ट बनेगा। तीसरी चीज़ है तो क्या बनेगी हमारी कैपिलरीज, कैपिलरीज बनेंगी, ठीक है। कैपिलरी जो नेटवर्क होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा अराउंड दी अल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। ये हमारा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा बना डक्ट्स, ये हमारा डक्ट बन गया। डक्ट के अराउंड क्या चीज़ बनना शुरू होगी हमारी, ब्लू कलर में ये हमारी क्या बनना शुरू होगी, कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क। जो 3 चीज़ें हैं किसमें बनेगी हमारी थर्ड जोन के अंदर, ठीक है। सो इधर जो थर्ड स्टेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स बना लिए, अल्वियोलर डक्ट्स बना लिए, कैपिलरी नेटवर्क बना ली, 3 चीज़ें बना ली। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ भी है जो बन रही है वो है कि ये जो हमारा 25 वीक तक है, जो हमारा 20th वीक होगा, 20th वीक जो हमारे न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है, न्यूमोसाइट्स टाइप 1 और एंड टाइप 2, ये हम आगे जाके जब फिजियोलॉजी पढ़ूंगा आगे जाके आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसी एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। बस आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है, ये हमारे मौजूद होते हैं किसके अंदर, अल्विलाई के अंदर, ठीक है, अल्विलाई के अंदर, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन 20th वीक में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये 25th वीक होगा मीन जब थर्ड स्टेज की एंडिंग होगी, ठीक है, ये कैपेबल होंगे किसके ऊपर कैपेबल होंगे, रिस्पायरेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, लिमिटेड रिस्पायरेशन के लिए, लिमिटेड रिस्पायरेशन। सो हमने क्या पढ़ा कि जो थर्ड स्टेज है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है, ये होती है 16 से लेके 25 वीक्स तक, 16 से लेके 25 वीक्स तक हमारी होती है कौन सी स्टेज, हमारी कैनालिकुलर स्टेज, ठीक है। सो जो हमारी फर्स्ट ब्रीथ है किस में पॉसिबल, कौन सा बच्चा है, कौन सी स्टेज का बच्चा जो पैदा हो जाए तो वो सांस ले सकता है, वो कैनालिकुलर स्टेज का बच्चा, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स बनेंगे हमारे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमारे अल्वियोलर डक्ट्स बनेंगे, ठीक है, सेकंड चीज़। देन हमारा कैपिलरी नेटवर्क बनेगा अराउंड द डक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे जो न्यूमोसाइट्स हैं वो 20th वीक से, 20th वीक से लेके 25th वीक तक, ठीक है, फॉर्मेशन से लेके, ठीक है, लिमिटेड रिस्पायरेशन तक, ठीक है। जो न्यूमोसाइट्स हैं टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, जो आय के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगी, 20th वीक में, ये आपने याद रखना, ठीक है। और 25th वीक में, ठीक है, वो रिस्पायरेशन की पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर बेबी पैदा हो जाए 25th वीक में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अगर बच्चा 25th वीक का है, ठीक है, अगर वो पैदा हो जाएगा तो हम उसे किधर लेके जाएंगे, नियोनेटल आईसीयू, ठीक है, जो एमरजेंसी वार्ड है नियोनेटल बच्चों के लिए, ठीक है, जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अगर इधर चला जाएगा तो वो उसकी ब्रीथिंग पॉसिबल है, ठीक है, ब्रीथिंग पॉसिबल है, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट दी थर्ड स्टेज।
जो आपने याद रखना है, ठीक है। मैं रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी होगी, ठीक है। और एक बात जो आपने याद रखनी है, जो आगे जाके हम दोबारा स्टडी करेंगे, जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये रिस्पायरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है ना अलविलाई में, वो हमारे करवाते हैं किसके थ्रू होता है, टाइप न्यूमोसाइट टाइप 1 के थ्रू। और जो टाइप 2 है ये हमारा सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो जाके हम आगे स्टडी करेंगे दोबारा से, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं अपने स्टेज 4 की तरफ। स्टेज 4 हमारी कौन सी है, सेकुलर स्टेज। स्टेज 4 कौन सी है, सेकुलर स्टेज। अब सेकुलर स्टेज होती क्या है, ये होती है 24th वीक से लेके अप टू बर्थ, ठीक है। बर्थ कब होती है, 36 वीक में हो जाए, 37 वीक्स में नॉर्मली, ठीक है। 24th वीक से लेके हमारी बर्थ जो स्टेज होती है वो सेकुलर स्टेज होती है, ठीक है। 4 से 7 होती है एम्ब्रियोनिक, 5 से 17 होंगी हमारी सूडोगलैंडर, देन 16 से 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 16 से 25 है। जो आपने मेन चीज़ याद रखनी है वो 4 वीक 4 याद रखना है, ठीक है, जब इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है जो 16 से 25 है, ठीक है, जो ग्रेजुलर स्टेज है, ठीक है। ये दोनों हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम आते हैं सेकुलर स्टेज की तरफ। इसमें होता क्या है कि इसमें फॉर्मेशन, पहली बात है इसमें फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी। हमने अपने रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा अलविलर डक्ट्स बन चुके हैं। अभी हमारा क्या बनेगा, अलविलर सैक। अलविलर सैक हमारा रह गया था, ठीक है। और अलविलर सैक बन जाएगा, उसके बाद उसकी डिवीजन होगी किसके थ्रू, फर्स्ट डिग्री सेप्टा के थ्रू, इसमें, ठीक है, इस स्टेज में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कैपिलरीज थी उनकी फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। स्टेज 3 में हमारी कैपिलरीज की फॉर्मेशन हो गई थी, लेकिन इस स्टेज में क्या होगा कि कम क्लोजर, ठीक है। मींस हमारे अलविलर डक्ट के अराउंड कैपिलरीज बन गई थी, लेकिन वो तो काफ़ी दूर थी, ठीक है। जब हमारा इधर ब्रोंकियोल्स अलविलर सैक बनेगा, ठीक है, इधर सैक बनेगा जब, ठीक है, ये कैपिलरीज भी क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, मोर क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपने याद रखना, जो अलविलर सैक है, जो हमारा सैक बना है, इसकी जो डिवीजन कर रहा है, ठीक है, इसकी जो डिवीजन हो रही है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिग्री सेप्टा कर रहा है। ये आपने ये बात याद रखनी, ठीक है। सेकुलर स्टेज में फर्स्ट डिग्री सेप्टा होगा, ठीक है, जो डिवीजन करेगा, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। अलविलर सैक फॉर्मेशन होगी हमारी, ठीक है। और जैसे जैसे बनते जाएंगे, ठीक है, उनकी जो डिवीजन होगी वो किससे होगी, फर्स्ट डिग्री सेप्टा से, ठीक है। ये अपनी चीज़ें याद रखनी, ठीक है। जो हमारी कैपिलरीज होंगी, ठीक है, वो कम क्लोजर, ठीक है, वो मज़ीद क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है अलविलर सैक, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किधर हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखना कि इधर इस स्टेज में 24th वीक में गैसियस एक्सचेंज जो हमारी रिस्पिरेशन है ये फुल पोटेंशियल में होगा, ठीक है, फुल पोटेंशियल में। मींस अगर इस बेबी की बर्थ हो जाए, ठीक है, तो इस जो हमारा थर्ड स्टेज था ना, थर्ड स्टेज, अगर उसमें बच्चा पैदा होगा तो उसमें लिमिटेड रिस्पिरेशन थी, हमने पढ़ी थी लिमिटेड रिस्पिरेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, लिमिटेड नहीं होगी, फुल रिस्पिरेशन होगी। फुल रिस्पिरेशन और फुल गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है, इस बेबी के अंदर, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होगा, अदर चीज़ क्या होगी, हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो बात आपको दोबारा से इधर रिपीट कर देता हूँ ताकि ना आपके लिए ये समझें कि हमारा अलविलाई है, ठीक है। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्क्वेमस सेल्स, ठीक है, ये स्क्वेमस सेल्स हैं जो जगह जगह मौजूद हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ठीक है, ये स्क्वेमस होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे एक और सेल मौजूद होते हैं जो ऐसे क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, इनको हम बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। ये टाइप 1 का क्या काम था, ये कराता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। लेकिन जो टाइप 2 है इसके
मैनी काम है, ठीक है। एक तो इसका काम ये है, पहला काम तो ये करता है कि जो हमारा सरफेक्टेंट है उसकी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये भी बताता हूँ सरफेक्टेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही एज ए स्टेम सेलेक्ट करते हैं, स्टेम सेल्स मींस अगर आपका अलविलाई डैमेज हो जाए, ठीक है, फिर जो दोबारा से हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होनी मींस हमारी जो टाइप 1 और टाइप 2 डैमेज हो गए मींस इनकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जो टाइप 1 और टाइप 2 की प्रोडक्शन होगी मींस जो नए हमारे बॉडी मतलब कि मेजोरिटी के दौरान जो हमारे इंजरी के दौरान दोबारा हमारे जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के दोनों सेल्स हैं, ठीक है, उनको कौन बनाता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। सो ये एज ए स्टेम सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और सरफेक्टेंट भी प्रोड्यूस करेगा। अब सरफेक्टेंट का क्या काम होता है, ठीक है, ये दोबारा आगे जाकर रिपीट भी होगा, ठीक है। ये दोबारा बता देता हूँ आपको सरफेक्टेंट का क्या काम है। जो सरफेक्टेंट है ये हमारा अल्विलाई है, ठीक है, इसके अंदर सरफेक्टेंट होता है, ठीक है। ये सरफेक्टेंट का काम क्या होता है, ये जो हमारा अल्विलाई है इसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, इसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, सरफेक्टेंट का कोलैप्सन से हमारे अल्विलाई को बचाएगा, ठीक है। अब जो हमारा सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, किस किस चीज़ से बना, तो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। सो अब हमारी सेकुलर स्टेज कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्टेज की तरफ जिसे हम बोलते हैं अल्विलर स्टेज, ठीक है। इसका नाम ईजी है, पहले का एम्ब्रियोनिक था, मीन एम्ब्रियोनिक से आप याद रखें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ रहे हैं, पहले का एम्ब्रियोनिक नाम था, लास्ट में हमारा क्या चीज़ बन गई, अलविलाई, अलविला, ठीक है, अलविलाई बन रहा है, ठीक है। ये दोनों तो आपके लिए ईजी हो गए, ठीक है। सेकंड सूडोग्लैंडुलर, सेकुलर दरमियान ग्लैंडिकुलर, ठीक है। अब हम आते हैं अलविलर स्टेज की तरफ। अलविलर स्टेज में आपने क्या याद रखना है, इसमें होगी ये कहाँ से कहाँ ले, ये 36 वीक से लेके 36 वीक में हमारी बर्थ हो जाती है, ठीक है। ये बर्थ से लेके मतलब बच्चा पैदा हो गया, उसकी डिलीवरी हो गई, उसके लेके 8 सालों तक, मतलब कि जो बच्चा पैदा हो जाता है उससे लेके बच्चे के पैदा होने से लेके 8 साल तक जो हमारी स्टेज होती है, मतलब माँ के पेट से निकलने के बाद तक ये स्टेजेस है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अलविलर स्टेज, ठीक है। इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो टर्मिनल सैक्स हैं, ठीक है, टर्मिनल सैक्स जो हमने बनाए हैं, ठीक है, ये जो हमारे ऊपर सैक्स बने थे, अलविलर सैक्स भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है, वो कन्वर्ट होंगे अलविलाई में, ठीक है। हमारे अलविलाई की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अलविलाई है इनकी डिवीजन भी होगी, वो किसके थ्रू होगी, पहले जो हमने पढ़ा था उसकी फर्स्ट डिग्री के थ्रू होगी, इसकी क्या होगी, सेकंड डिग्री सेप्टा से, सेकेंडरी सेप्टा से इसकी क्या होगी, डिवीजन होगी, ठीक है। मींस ये हमारा एक अलविलाई बना, उसको डिवाइड कौन करेगा, सेकंड डिग्री, फिर 1 से 2 अलविलाई बन जाएंगे, फिर से 2 से 4, फिर 4 से 6, इस तरह, ठीक है। सो याद रखने में क्या चीज़ है, हमारी अलविलाई बनेगी, ठीक है, और उसको डिवाइड कौन करेगा, सेकंड डिग्री सेप्टा, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हमारा लंग्स है उसकी कन्वर्जन होगी, नॉर्मली जो हमारा अलविलाई होता है जब माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है, वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ठीक है, अमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर होते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड अमनियोटिक, ठीक है। अमनियोटिक फ्लूइड से क्या होगा, एयर फिल्ड होगा, मींस ये बच्चा है, ठीक है, ये माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, मदर के अंदर है, ठीक है। जब वो मदर के अंदर होगा जो उसके अलविलाई होंगे, ठीक है, इनके अंदर क्या मौजूद होगा, अमनियोटिक फ्लूइड होगा। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, ये जब क्राई करेगा, रोएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, और इसकी जगह कौन ले लेगा, हमारा हमारा क्या ले लेगा, हमारी एयर ले लेगी, ठीक है। जब बच्चा रोएगा, सांस लेगा, तो इधर से एयर आएगी किसके अंदर, अलविलाई के अंदर, और ये जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है ये सारा बाहर निकल जाएगा। ये बात वो कहना चाह रहा है, ठीक है। मीन्स हमारे जो अलविलाई हैं वो फ्लूइड फील्ड से क्या हो जाएंगे, एयर फील्ड हो जाएंगे, ठीक है, एयर फील्ड, ठीक है, अलविलाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पुलमोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है,
जब वो क्राई करेगा फर्स्ट या जब एयर इंटर करेगा, ठीक है, तो अलविलाई में से जो एमनियोटिक फ्लूइड है बाहर निकल जाएगा और उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। रियल लाइफ कब स्टार्ट होगी? इस स्टेज में, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है कि पैदा होने के बाद भी आफ्टर द बर्थ से लेके 8 सालों तक, ठीक है, 8 सालों तक हमारे जो है अलविलाई की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अलविलाई हमारे मैच्योर होते हैं। अलविलाई की फॉर्मेशन कब तक होगी? 8 सालों का। ये अपनी बात याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इधर ही है कि 8 सालों तक बच्चों में जो अलविलाई मैच्योर होते हैं। जाहिर बात है, जब बच्चा लेंगे ना, आप छोटा बच्चा, एक बच्चा है 6 साल का और एक बच्चा है 18 साल का, ठीक है। जब हम इनके मेयर करेंगे अलविलाई, ठीक है, ये जो 18 साल का बच्चा है इसमें अलविलाई ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये सेम होंगे, लेकिन जो हमारे अलविलाई हैं ये ज़्यादा होंगे मैच्योर बच्चे में, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट द स्टेजेस, ठीक है। अब हम आते हैं सरफेक्टेंट की तरफ। हम किसकी तरफ आते हैं? सरफेक्टेंट की तरफ। सरफेक्टेंट क्या था? सरफेक्टेंट के मतलब आपने क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये बनाते हैं सरफेक्टेंट, ठीक है। इनका क्या काम है? सरफेक्टेंट की यूजेस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। 4 यूजेस हैं इसके, ठीक है। पहला यूज इसका क्या है कि ये सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। सेकंड, जो अलविलाई है इसको कोलैप्स से बचाते हैं, अलविलर कोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लंग की कंप्लाइंस है इसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ब्रीथिंग है, स्मूथ ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये तमाम यूज किसके? हमारे सरफेक्टेंट के, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कब हुई थी? 20th वीक में, ठीक है। और ये मैच्योर कब होता है? 20 वीक से लेकर 35 वीक्स में ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मैच्योर होता है। और इसी वजह से अगर बच्चा पैदा हो जाए 20th वीक से पहले, प्री मैच्योर 20 वीक से पहले, उसमें बीमारी होती है, इसका नाम है नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर पैथोलॉजी में। जब बच्चा 20 वीक से पहले पैदा होगा उसमें नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उस बच्चे में भी सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन करवाता क्या है? कौन सी चीज़ें करवाती है? एक जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। अगर बच्चा, ठीक है, प्री मैच्योर पैदा हो रहा है, ठीक है, उसमें भी सरफेक्टेंट की मतलब कि फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, तो क्या करेंगे? उस माँ के अंदर जिसमें प्री मैच्योर बर्थ हो रही है उस माँ को हम देंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मटरनल ग्लूकोकार्टिकॉइड्स देंगे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि उस बच्चे में सरफेक्टेंट की जो फॉर्मेशन है वो फास्ट हो जाएगी, सरफेक्टेंट फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जब ये बच्चा पैदा होगा जिसकी माँ को हमने ग्लूकोकार्टिकॉइड्स दिए होंगे, ठीक है, उसमें हमें NRDS देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। जब बच्चा मतलब 20 वीक से पहले पैदा होगा तो उसमें तो जो हमारे न्यूमोसाइट्स बने ही नहीं होंगे, ठीक है। ये 20 वीक से बाद की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा 25 या 26 या 27 या 36 से पहले पैदा होगा, ठीक है, ऐसी माँ में हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लाजमी देंगे ताकि बच्चे में जो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात ही याद रखनी है कि जब बच्चा नॉर्मली जो वजाइना से पैदा होता है, ठीक है, वजाइना डिलीवरी से, ठीक है, तो जब वजाइना में उसके लंग्स कंप्रेस होती हैं, ठीक है, कंप्रेस होने की वजह से उसके अंदर सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ऐसी औरतें जिनमें सी सेक्शन भी होती है, ठीक है, सी सेक्शन, उनमें भी उनके बच्चों में भी मतलब कि जो है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन की डिक्रीज़ होती है, जिस वजह से हमें उनमें भी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं, जैसे जो पेशेंट्स होती हैं जिनमें हम सी सेक्शन करते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। सो ये हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, इनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन क्या है कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अलविलर कोलैप्स को बचाते हैं, ठीक है, लंग्स कंप्लाइंस डिक्रीज तो स्मूथ ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इधर एक टॉपिक है जिसका नाम है लंग सेल टाइप्स। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लंग सेल टाइप्स कौन कौन से सेल होते हैं, मौजूद होते हैं,
एक हमारे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और दूसरे हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या करते हैं, ये होते हैं थिन स्क्वेमस होते हैं, ठीक है। ये होते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है। ये क्या कराते हैं, 97% गैसेस एक्सचेंज इधर से होती है, ठीक है, अलविलाई में, ठीक है, ये करवाते हैं। और मेन साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज हमारी यही है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल क्या कराते हैं, ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं जो स्टोर किसके अंदर होते हैं, लेमिलर बॉडीज़ के अंदर सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं जो लेमिलर बॉडीज़ के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सरफेक्टेंट याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये स्टेम सेल एज ए स्टेम सेल भी एक्ट करेंगे। अगर आपके टाइप 1 टाइप 2 सेल डैमेज हो गए हैं या इनकी मेच्योरेशन के लिए हमें जो दोबारा नहीं बनेंगे वो इसके थ्रू बनेंगे। और चौथी चीज़ जो आपने याद करनी, तीसरी चीज़ वो ये है अल्विलर मैक्रोफेजेस। हमारा जो अलविलाई है उसके अंदर मैक्रोफेज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, मैक्रोफेज का क्या काम होता है, उसका काम है क्लीन डेब्रिस, ठीक है। डेब्रिस मतलब कि कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, उसको ख़त्म करने का काम किसका है, मैक्रोफेज का। उसके बाद इन केस ऑफ पुल्मोनरी एडीमा, ठीक है, अगर किसी पेशेंट में एडीमा हो गया है, ठीक है, पुल्मोनरी एडीमा, ऐसे पेशेंट में अगर हम मैक्रोफेज देखेंगे, ये मैक्रोफेज में हीमोसिट्रीन मौजूद होगा, ठीक है, हीमोसिट्रीन की देखा जाएगा। लेकिन हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। सिंपली जो आपको चीज़ें बताई हैं ये अपनी याद रखनी है। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और जो हमारा मौजूद है, मैक्रोफेज का काम क्या है, सिंपली क्या काम है कि डेब्रिस को खत्म करना, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ बीमारियों की तरफ, ठीक है। शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बस वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कोर्नल एट्रेशिया। कोर्नल एट्रेशिया, कोर्नल एट्रेशिया मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा सर है, ठीक है, ये हमारा नोज़ है, ठीक है। ये पीछे हमारा है फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। ये जो हमारा नोज़ होता है, ये इसके अंदर मतलब दो हमारे सुराख है नोज़ के अंदर, ठीक है। ज़ाहिर बात दो पैसेजेस होंगे, ठीक है। ये तो दोनों सुराख है हमारे नोज़ के अंदर के 1 2, ये फेरिंग्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर नज़ल पैसेज, इनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेज़ल पैसेज, ठीक है। कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाले कोई इनमें से एक या दोनों जो पैसेज हैं, ठीक है, जो ये सुराख हैं ये बंद होते हैं, ठीक है। नेज़ल पोस्टीरियर नेज़ल पैसेज 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 ब्लॉक्ड, ठीक है। सो इसका मकसद क्या है, मकसद क्या है पढ़ने का, जब ये बेबी आपके पास आएंगे, ठीक है, ऐसे बेबी जिनमें ये पोस्टीरियर नेज़ल पैसेज दोनों के दोनों ब्लॉक होंगे, ठीक है। इन बच्चों में क्या होगा कि ये जब बच्चे खाना खाएंगे, ठीक है, फीडिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब बच्चे होते हैं, बच्चे वो जो मोस्टली उनकी सांस होती है वो नाक के थ्रू लेते हैं, ठीक है। सो जब ये बच्चे खाना खाएंगे, ठीक है, सो ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फीडिंग क्या होगा कि नॉर्मली तो मतलब कि बच्चा बैठा हुआ उसको उसका ये पैसेज ब्लॉक है, ठीक है, वो किसके थ्रू सांस ले रहा है, मुंह के थ्रू सांस ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा कि वो खाना खा रहा होगा, ठीक है, उसका जो माउथ वाला पैसेज है तो उसमें जो कि बिजी हो गया, ठीक है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू उसका सांस लेनी, फिर नाक के थ्रू ज़ाहिर बात उसने सांस लेनी है, ठीक है। लेकिन उसका नाक तो ब्लॉक है, तो क्या होगा, इस पेशेंट में साइनोसिस नज़र आएगी, इस बेबी में साइनोसिस नज़र आएगी। लेकिन जब हम उसे उसकी मतलब कि साइनोसिस होगी दूध पीते हुए माँ के पास या खाना खाते हो, ठीक है, उस बच्चे को पीछे करेंगे, वो रोना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रोने के साथ ही क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, जब वो खाना खाता है या दूध पीता है, ठीक है, तो उसका सांस लेने की जगह नहीं बचती, ठीक है। तो जब उससे आप मतलब खाना हाथ साइड पे कर लेंगे या दूध छोड़ देंगे, ठीक है, दूध साइड पे करेंगे, तो वो दोबारा मुंह के थ्रू सांस लेना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो ये जो बीमारी है हमारा चार्ज सिंड्रोम, आपने पढ़ी होगी चार्ज सिंड्रोम, ये ग्रुप ऑफ बीमारीज़ हैं, ठीक है, कॉन्जेनिटल बीमारीज़ हैं जो बच्चों के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। उनमें से ये जो ए वाला है ना, ये एट्रेशिया ऑफ कोना, एट्रेशिया ऑफ कोनाए, ठीक है, उसमें से एक बीमारी है, ठीक है। उसमें से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि इस बेबीज़ में क्या होगा कि ये बच्चे ऐसा
आप डॉक्टर हैं, आपके पास बच्चा आएगा, ठीक है, ऐसा बच्चा आएगा वो उसकी माँ बोलेगी कि ये जब दूध पीता है, खाना खाता है, ठीक है, इसका मुंह जो है, इसका जो चेहरा है वो ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है, वो रोना शुरू होता है। और जब ये रोना शुरू होता है मीन्स हम इसका दूध साइड में कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसकी मतलब कि बेहतरी आएगी सांस लेने में, ठीक है। सेकंड बीमारी है पुल्मोनरी हाइपोप्लेशिया। पुल्मोनरी हाइपोप्लेशिया, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो बेबी है इसमें जो लंग्स हैं ये पुअरली डेवलप्ड है। पुअरली डेवलप्ड मतलब कि इसके जो लंग्स हैं ये पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुए, ठीक है। लंग्स कब डेवलप नहीं होंगे? जब उनके ऊपर प्रेशर होगा। प्रेशर किसी की चीज़ का मीन्स ये हमारा बेबी है, ठीक है, इसके लंग्स इधर हैं, ठीक है। लंग्स कब मतलब कि नहीं कर सके? जब उसके ऊपर प्रेशर होगा। प्रेशर कहाँ से प्रेशर होगा? जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, अब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ से या किसी तरफ से जब उसके ऊपर प्रेशर होगा, किसी चीज़ के ऊपर दबाव होगा तो वो मैच्योर नहीं हो सकती, ठीक है। सो एक बीमारी है जिसका नाम है कॉन्जेनिटल डायफ्रागमेटिक हर्निया। हर्निया इसमें होता ये है कि नॉर्मली जो हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, सॉरी अच्छा से बनाता हूँ, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे मौजूद होता है डायफ्राम, ठीक है, जो इसको सेपरेट करता है किससे? एब्डोमेन से, ठीक है। जब एब्डोमिनल ऑर्गन्स इस सुराग के थ्रू अगर मतलब कि डायफ्राम में कोई हर्निया है मीन्स सुराग है कोई, ठीक, जिसके थ्रू एब्डोमिनल की ऑर्गन्स क्रॉसिंग करके प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर? लंग्स के ऊपर, ठीक है। तो लंग्स में जो हमारे लोब्स हैं वो पूरे डेवलप्ड होंगे, ठीक है। सो उसके बाद आता है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। एक मिनट वेट करिए। इसमें जो पुल्मोनरी हाइपोप्लेशिया में सिंपल आपने बस ये याद रखना, ठीक है। मतलब कि अगर हर्निया होगा पुल्मोनरी हाइपोप्लेशिया में हमने क्या स्टडी किया कि हमारा जो लंग्स है बेबी का वो पूरी डेवलप्ड है। वजह क्या हो सकती है? एक तो प्रेशर है, किसका प्रेशर है? हमारे ऊपर हर्निया का, ठीक है, नॉर्मल। सेकंड वजह क्या हो सकती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट वजह है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन कहाँ से होती है? ये अपनी बात याद रखना, किडनीज में, ठीक है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड ही हमारा कोलैप्स से बचाता है किसको? लंग्स को, ठीक है। होता है क्या है कि कुछ बच्चों में जिनमें बीमारी होती है, बीमारी का नाम है बाइलेटरल रीनल एजेंसीज। मीन्स ऐसे बेबी जिनके अंदर दोनों किडनीज एब्सेंट है, मीन्स किडनीज की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, ठीक है। उनमें क्या होगा कि उनमें एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा चेस्ट है, फीटल चेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मोर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा? लंग हाइपोप्लेशिया, मीन लंग की मैच्योरेशन नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है बाई से प्रेशर आ रहा है ज़्यादा जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड्स की एब्सेंस की वजह से, ठीक है। ये जो दो चीज़ें आपने याद रखनी बस, ठीक है, हर्निया और जो बाइलेटरल पुल्मोनरी रीनल एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, इसमें क्या होता है कि ब्रोंकोजेनिक सिस्ट में अपनी बस याद रखना है कि नॉर्मली हमारी फोरगट से क्या बन रहा था? पुल्मोनरी डाइवर्टिकुलम, ठीक है। और डाइवर्टिकुलम से क्या बन रहा था? लंग बड बन रहा था, ठीक है, जिससे हमारा ट्रैकिया बनेगा, जिसके बाद ब्रोंकियल बड बनेगा। समटाइम क्या होता है कि जो हमारा फोरगट है इसके अंदर अबनॉर्मल बर्ड्स बनना शुरू हुई थी, ठीक है, अबनॉर्मल बर्ड्स बनना शुरू हुई थी, ठीक है। वही जो अबनॉर्मल बर्ड्स हैं इससे सिस्टिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए थे, ठीक है, ठीक है, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हुए थे, ठीक है। सो क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जब हम देखेंगे उनमें जब हम एक्सरे करेंगे हमें क्या नज़र आएगा
ऐसे पेशेंट के अंदर हमें वेल डिफाइंड ठीक है फ्लूइड फील्ड लीजन नज़र आएंगे, लीजन नज़र आएंगे ठीक है। और अगर ए फील्ड होंगे इन केस ऑफ इन्फेक्शन। सो आपको सिंपली बस ये आपने याद रखने में ईजिली आपको बता देता हूँ ठीक है, बुक से हम थोड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए ठीक है। सिंपली क्या होगा कि ये आपका अगर लंग्स है ठीक है, ये फर्ज करिए आपका ट्रैकिया है, ये आपका लंग है नॉर्मल पर्सन का ठीक है। ये जो बंदा होगा ब्रोंकोजेनिक सिस्ट वाला ठीक है, इसका ये लंग्स है ठीक है। इसमें आपको क्या नज़र आएगी, अब नॉर्मल चीज़ें नज़र आएंगी। मींस इधर आपको सिस्ट नज़र आएगा, इधर आपको सिस्ट नज़र आएगा ठीक है, अब नॉर्मल इधर नज़र आएगा, इधर नज़र आएगा ठीक है। छोटे छोटे आपको सिस्ट नज़र आएंगे जो गलती की वजह से होंगे ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट दी जो आपको पता होना चाहिए ब्रोंकोजेनिक सिस्ट के मतलब ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारा क्रब सेल्स। अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं ठीक है, क्लब सेल्स। अच्छा क्लब सेल्स होते क्या हैं? क्लब सेल्स का अदर नाम है कलारा सेल्स ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब कलारा सेल्स में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते किधर हैं, जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं ठीक है। इनका फंक्शन बड़ा मज़े का ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर होता है साइटोक्रोम P450 ठीक है। और ये साइटोक्रोम P450 करता क्या है कि ये डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई किसको डिटॉक्सीफाई करता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आते हैं ठीक है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है ठीक है। उसके बाद ये सीक्रेट करता है सरफेक्टेंट कंपोनेंट्स भी रिलीज़ करता है, जिस तरह वो हमारा कर रहा था टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कर रहा था, सेम उसी तरह ये भी करेगा ठीक है। और उसके बाद